हमारा चैनल का नाम है समझ ही अंतिम उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि समझना ही हमारा लास्ट गोल है ना? तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी पुस्तक हैं, हर विषय की पुस्तक को, हर एक पाठ को पहले तो हम लोग समझेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन हर एक पुस्तक को पढ़ेंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य और जानवर में एक ही फ़र्क है, वो है समझ। तो समझ को बढ़ाना है, तभी हम जानवर से मनुष्य की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, है ना? अन्यथा हम जानवर ही रह जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं और समझ को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल चुका है ना? और बदल रहा है, ठीक है? लगभग 22 से अधिक कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, है ना? 22 से अधिक कंट्री के लोग, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो पहले हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आचार्य प्रशांत जी क्या है? एक इंडियन फिलोसोफर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने 160 से अधिक पुस्तकें लिखी है ना? उनका एज अभी 47 ईयर का है। एजुकेशन उनका क्या है? वे सिटी मॉन्टेसरी से स्कूल से इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, आईएएस क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना? गेट, आईआईएम सारा एग्जाम जो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, वो आचार्य जी क्लियर किए हुए हैं, है ना? आगे देखते हैं कि आचार्य जी का जो आप देख पा रहे होंगे कि गीता मिशन में आचार्य जी से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हो चुके हैं। अभी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 1.3 लाख स्टूडेंट बेनिफिट, इतने स्टूडेंट को बेनिफिट मिल चुका है ना? 160 से अधिक पुस्तक आचार्य जी की पब्लिश हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 90 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर कितने व्यूज हैं? 44.4 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है? वॉच आवर 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन घंटे आचार्य जी को देख सकते पाए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स हैं आचार्य जी के 10,000 से अधिक, स्क्रिप्चर्स कवर किए हैं आचार्य जी ने 65 से अधिक स्क्रिप्चर्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं आचार्य जी की 2,500 एक्सक्लूसिव वीडियोस, पॉडकास्ट सब, है ना? और देखिए यूट्यूब पर आचार्य जी की सब्सक्राइबर है 66 मिलियन, फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं 1.5 मिलियन फॉलोवर्स, व्हाट्सएप चैनल पर 500 के फॉलोवर्स है, 500,000 फॉलोवर्स हैं, थ्रेड्स पर 570 के फॉलोवर्स हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य जी के लगभग 22 क्या है चैनल्स हैं, उनमें से पहला क्या है? रशियन चैनल है, रशिया भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, चाइनीज भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, फ्रेंच में है, स्पेनिश, जर्मन, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, है ना? देखिए तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना? एक प्रकृति के बारे में स्पेशल चैनल है, राष्ट्र धर्म पर चैनल है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उस पर चैनल है ना? फिर आपका स्क्रिप्चर्स एंड साइंस के ऊपर चैनल है, शक्ति जो महिलाओं के लिए एक चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज उस पर एक चैनल है, आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है इंग्लिश में, और एक हिंदी में है आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है। टोटल 22 से अधिक चैनल हैं आचार्य के, है ना? अब 160 से अधिक वो पुस्तकें जो आचार्य जी ने लिखी है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन। देखिए ये क्या पुस्तक का क्या नाम है? विद्यार्थी जीवन। ये पुस्तक आप अवश्य ही पढ़ें, है ना? आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बेस्ट सेलर बुक है ना? देखिए आपको इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डर बहुत लगता है, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना ढंग का काम मिलता है, मोटिवेशन का बाजार गर्म है, मतलब ये टॉपिक्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं सबको बोलने लगूँ तो अभी बहुत समय लग जाएगा, और काफ़ी बुक्स के बारे में आचार्य जी की आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने में, है ना? ये टॉपिक है विद्यार्थी जीवन, जो पुस्तक है इसका टॉपिक ये है, चैप्टर 22 तक है, ठीक है? आप देखिए दूसरा बुक क्या है? आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ आचार्य प्रशांत जी कैसे बात किए हुए हैं, ये टॉपिक है ना? आईटीएंस सीजन एट आईटीएंस मीट आईटीएंस, है ना? आईटीएंस ने मिला आईटीएन से, ठीक है ना? आचार्य जी भी आईटीएन है, और आईटीएन द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर है, और उनके जवाब आचार्य जी ने दिया है, वो है ना? फिर डिकोडिंग सक्सेस के ऊपर एक बुक है ना? ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? सफलता एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्वाला, यदि आप महान पुरुषों के छत्र छाया में रहोगे तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी, हर काम में आप मन लगा पाओगे, है ना? आगे ये टॉपिक है उनके। फिर उत्कृष्टता, ऊंचा उठने को तैयार हो, ठीक है ना? देखिए ये सब टॉपिक है ना? एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का ही इंग्लिश में एक बुक है, एक्सीलेंस, ठीक है? आगे इन्फाइनाइट पोटेंशियल अनलिमिटेड सक्सेस के ऊपर एक बुक है आचार्य जी की, ठीक है? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संकल्प संघर्ष आजादी के ऊपर एक बुक है ना? लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद हुआ है, बात हुआ है, वो एक बुक है। मन गलत दिशा क्यों भागता है, ये सब मतलब ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देखिए, और आप विजिट कीजिए आचार्य जी की पुस्तकों को, बहुत आपको जीवन में लाभ मिलेंगे विद्यार्थी जीवन में, है ना? साहस एक बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। समय एक बुक है जिसमें ये सब टॉपिक है, समय यूं ही फिसल ना जाए जिंदगी, है ना? फिर संघर्ष एक पुस्तक है, अपने विरुद्ध, संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना? ये टॉपिक्स हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर ज्ञान मस्ती, आचार्य प्रशांत की बच्चों के साथ गपशप हुआ है, वो एक पुस्तक है ना? फिर पंचतंत्र के ऊपर एक पुस्तक है जिसमें कहानियां दिया हुआ है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कहानियों के साथ आचार्य जी की शिक्षाएं भी है ना? फिर वैसे तो काफ़ी बुक्स है, लेकिन मैंने वही बताया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार है, और ये सब भी बहुत मददगार है। सारे पुस्तकों को आपको जरूर से जरूर आप देखिए, विजिट कीजिए, समझिए, है ना? देखिए 160 से अधिक पुस्तकें हैं आचार्य जी की, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये पुस्तकों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा आचार्य प्रशांत ऐप, आचार्य प्रशांत जी करके टाइप करना होगा, आपको एक ऐप आएगा। ये टाइप को आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, है ना,
आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पर आप फिर आपको देख पा रहे होंगे, आप लॉगिन विथ गूगल दिख रहा होगा और ईमेल, लॉगिन विथ ईमेल दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन विथ गूगल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चूज करने के लिए आ जाता है, आप अकाउंट चूज करते हैं और फिर आप लॉगिन हो जाते हैं, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये 3 डॉट जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, हाँ मैं आपको शो करता हूँ, 3 डॉट देखिए, कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आपको ऑल बुक्स पर जाना है, ठीक है ना, ऑल बुक्स पर जाइएगा। हाँ, आपका बुक आ चुका है, ठीक है ना। आप जैसे कि मान के चलिए कुछ भी बुक आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप विद्यार्थी जीवन का ही बुक लेना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन बुक के ऊपर टाइप कीजिएगा और फिर आप इस पर हार्ड कॉपी पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड कॉपी पर टाइप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्रोम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी का ऐप के बारे में। तो ऐप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे। आचार्य प्रशांत जी के ऐप में आप आचार्य प्रशांत जी की सर्कल में रहेंगे, है ना। पहली बात, आचार्य प्रशांत जी के सर्कल में आप रहेंगे, है ना। वर्ल्ड में जितनी फिलोसफी है, फिलोसफर को आप जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाएंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत सी साइंस की बातें आपको यहाँ मिलेंगे। इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं उनके बारे में, वर्ल्ड फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है ना। लोक धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, डिजिटल सर्विलेंस जानेंगे, ठीक है ना। पेरेंटिंग कैसे करना है वो जानेंगे, ठीक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे, पोएम, बहुत से अच्छे अच्छे पोएम आपको मिलेंगे आचार्य जी की, है ना। और अन्य लेखकों का भी पोएम आपको देखने को मिलेगा, बुक्स मिलेंगे। जनरल इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर होंगे बहुत से लोगों से, है ना, महान व्यक्तियों से। अच्छी अच्छी जो आपको नई सीख देती है वैसी मूवी की आपको जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी, आपको कोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बातें, कैसे संघर्ष करना है, कैसे स्पोर्ट में आपको जीत हासिल करना है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा विज्ञान, अध्याय 4, पौधों की कहानी। ठीक है, स्टोरी ऑफ प्लांट, है ना। तो उससे पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोर्स को देख लेते हैं। ये सवाल गूंजने दीजिएगा, अगर अपना दुश्मन मैं खुद ना होता तो आज कहाँ होता। ये सवाल हमेशा गूंजने दीजिएगा, ठीक ना। अगर आप अपना दुश्मन खुद नहीं होते तो आज कहाँ होते, ठीक। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं हम लोग। पौधों की कहानी, स्टोरी ऑफ प्लांट्स। हमने पिछली कक्षा में पौधे के विभिन्न भागों को जाना है। पिछली कक्षा में पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जाना है। विद्यालय के आसपास आपने जिन पौधों को देखा है उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए, ठीक ना। विद्यालय के, आपके स्कूल के आसपास जितने भी पेड़ हैं, जिस जिस प्रजाति के पेड़ है उस पेड़ को आप अपने कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भरिए, ठीक ना। कक्षा में चर्चा कीजिए कि किस पौधे का नाम, किस पौधे का तना क्या होता है, मोटा होता है, तथा किसका पतला होता है। कुछ झाड़ीदार, लतेदार एवं और विशाल वृक्ष होते हैं, ठीक ना। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि पुष्प है, फिर फल लगे होते हैं, तना होता है ये, और ये पत्ती होती है, जड़ होती है, ठीक ना। सरसों का पौधा एवं उसके भाग को दिखाया गया है। आइए हर्बेरियम बनाएं, ठीक ना। एक पौधे को किसी पुस्तक के पन्नों के बीच में दबाएं। एक एक पौधे को क्या करना है, किसी पुस्तक के बीच में दबा देना है, दबा करके रखना है। कुछ दिनों बाद देखिए यह सूखा पौधा हर्बेरियम कहलाता है। तो वह सूखा पौधा क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है, ठीक। हर्बेरियम क्या कहलाता है, समझ गए ना। एक पौधे को लेना है और किसी पुस्तक के पन्नों के बीच में रख करके उसे दबा देना है, तो वो जो सूखा हमें जो उसका भाग मिलेगा, सूखा पौधा मिलेगा, उसे ही हर्बेरियम कहते हैं। अब उसे सफ़ेद कागज पर सेलो टेप से चिपका कर नामांकित कीजिए, ठीक है। अब उसका नाम दीजिए, है ना। उससे अपना नाम, रोल नंबर अंकित कीजिए, उसमें अपना नाम, रोल नंबर ये सब अंकित करना है। पारदर्शी प्लास्टिक द्वारा इसे ऊपर से ढक दीजिए। पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाला प्लास्टिक से इसे ढक दीजिए, है ना। गया हार्बेरियम तैयार। क्या हो गया, हार्बेरियम तैयार हो गया। इसी प्रकार पत्तियों, फूलों आदि के भी हार्बेरियम तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम हार्बेरियम तैयार करते हैं। आगे देखते हैं, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक ना। क्रियाकलाप, विभिन्न पौधे के चित्रों को देखिए, अपने अनुभव के आधार पर निम्नलिखित सारणी को भरिए।
विभिन्न पौधों को देखिए, विभिन्न पौधों के चित्रों को देखिए और अपने अनुभव के अनुसार से आप सारणी को, मतलब यहाँ जो टेबल दिया हुआ है, इसे भरना है। ठीक। शिक्षक पौधे के चित्रों को दिखाएंगी एवं सारणी को भरने में सहायता करेंगे। अच्छा, देखिए पौधे का नाम सरसों, बांस तो हरा होता है, बिल्कुल बांस भी हरा होता है। कोमल होता है बांस, हाँ सरसों तो कोमल होता है, बांस कोमल नहीं होता है। मोटा, सरसों का मोटा नहीं होता है, बांस मोटा होता है। कठोर, सरसों कठोर नहीं होता है, बांस कठोर होता है। तने का आधार से, क्या तना नीचे से ही होता है? तने के आधार से बांस में होता है। तने के ऊपर से फल लगे होते हैं, ठीक ना। शाखाएं कहाँ से निकलती है? शाखाएं बांस का नीचे से ही निकलता है, लेकिन शाखाएं सरसों का ऊपर से निकलता है। तो इसी प्रकार से और दो पौधा का आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन लक्षणों पर गौर कीजिए। विभिन्न प्रकार के पौधे की विभिन्न विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर पौधे को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक ना। ये वर्ग हैं। अब देखिए 3 वर्ग में हम पौधे को वर्गीकृत कर सकते हैं। वो वर्ग क्या है? शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तो पहले हम लोग शाक के बारे में पढ़ते हैं। आपने सारणी में हरे कोमल तने वाले पौधे को पहचान कर अंकित किया है, ठीक ना। देखिए, है ना, कोमल हरा, ठीक, और ऊपर से तना वाला पौधे का पहचान किया है आपने। इन्हें शाक कहते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। कोमल, हरे कोमल तने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। आगे, ऐसे ये सामान्यतः छोटे होते हैं, ठीक, ऐसे वे समानता छोटे होते हैं। अब झाड़ी क्या होता है? इन पौधे में शाखाएं तने के आधार से समीप से निकलती है। आधार के समीप से, ठीक ना, आधार के नज़दीक से निकलती है, ठीक। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। ऐसे पौधे झाड़ी कहलाते हैं। देखिए इन पौधे में क्या होता है? शाखा जो होता है, डाली जो होता है, तने के आधार से के समीप से निकलता है। जैसे कि तना है, उसके आधार के समीप से निकलता है, मतलब जड़ के शुरुआत से ही वहाँ से निकलता है झाड़ी, ठीक ना। परंतु ये मोटा नहीं होता है। ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। वृक्ष, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ और गहरे भूरे होते हैं, ठीक ना, सुदृढ़ और गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। देखिए भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने से यहाँ क्या निकलता है? शाखा निकलता है, डाली निकलता है। इसे क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं, ठीक ना। आपने मनी प्लांट के पौधे संभवतः लगाए भी होंगे। आपने देखा होगा कि इनके तने कमज़ोर होते हैं। इनका तना जो कमज़ोर होता है, देख रहे हैं ना, बोतल में लगा हुआ है, ये बोतल है, बोतल में लगा हुआ है मनी प्लांट। तने कमज़ोर होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विस्परी लता कहते हैं, ठीक है। इन्हें सजावट के लिए बोतल में भी टांग सकते हैं। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक ना। इन्हें आरोही लता, क्लाइंबर कहते हैं, आरोही लता कहते हैं। ये शाक, झाड़ी एवं वृक्ष विभिन्न हैं, ठीक ना, सब अलग अलग होते हैं। जैसे कि आरोही लता कद्दू, इसे झाड़ी की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित पौधे को उनके वर्गों में बांटिए एवं नीचे की सारणी में अंकित कीजिए। आम क्या है? वृक्ष में है, ठीक ना। पालक क्या है? शाक में है। भथुआ भी शाक में है। सखुआ पेड़, साल पेड़, ये क्या होगा? वृक्ष में है। लौकी लताएं में है, ठीक ना। अकवन, अकवन का पौधा, अकवन ये होगा, झाड़ी में होगा, ठीक है। धतूरा, धतूरा ये शाक में होगा।
हल्दी का पौधा, हल्दी का पौधा भी साग में होगा। कटहल वृक्ष है। सेम, सेम आपका साग में होगा। पुटुस झाड़ी में होगा। ठीक है, आगे तना के बारे में पढ़ते हैं, स्टीम के बारे में। तना पौधे का सबसे दृढ़ भाग होता है, मजबूत भाग होता है, ठीक ना, सीधा भाग होता है। इसे स्तंभ भी कहते हैं। तने में गांठ जैसी रचना को पर्वसंधि कहते हैं। तने में जो गांठ जैसी आपको संरचना दिख रही होगी, ये देखिए, ईख जो दिख रहा है, गन्ना जो दिख रहा है, गन्ना के बीच बीच में जो गांठ दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? पर्वसंधि कहते हैं। निकटतम दो पर्वसंधि के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। अब देखिए, ये जो दो गांठ है उसके बीच के एरिया को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। ठीक, और ये गांठ को क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। ये दूब घास, घने गन्ना, मक्का तथा बांस आदि में पाया जाता है। ठीक ना। क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री क्या क्या लीजिए? 2 गिलास जल, लाल और नीली स्याही लीजिए, एक ब्लेड तथा सफ़ेद फूल वाला पौधा लीजिए। ठीक ना। क्रियाकलाप को कीजिए। सफ़ेद फूल वाली एक शाखा लीजिए, सफ़ेद फूल वाली एक शाखा लीजिए, डाली को लीजिए, उसे एक नीले में रखिए तथा उसमें लाल स्याही की कुछ बूंद डाल दीजिए। क्या करना है? उसे एक गिलास में रखिए, उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दीजिए। एक गिलास में रख देना है और उसमें कुछ लाल बूंदें डाल देना है। अब दूसरी शाखा लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक दोनों भाग में काटिए। अब क्या करना है? अब दूसरी जो शाखा है उसे दूसरी शाखा लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक दोनों भाग में काट दीजिए। दोनों भाग में काट देना है। एक भाग को दूसरे गिलास में चित्रानुसार रखिए। दूसरे गिलास में नीली स्याही की कुछ बूंदे डालिए। अब दूसरी वाला में नीले का कुछ बूंद डाल देना है और दोनों में देखिए, एक डाली था उसको आधा आधा काट दिया और आधा शाखा को यहाँ रख दिया, आधा शाखा को यहाँ रख दिया। ठीक है ना। तो क्या होगा? नीला एवं लाल होता सफ़ेद फूल नीला हो जा रहा है एक साइड और इधर लाल हो जा रहा है। कुछ देर बाद इसे बाहर निकालिए। आप इसी शाखा को छील कर देखिए। ठीक है ना। क्या दिखाई दिया? रंगीन जल तने के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, रंगीन जल तने के ऊपर चढ़ता है और तना से वो पत्तों तक चला जाता है। पहली गिलास की फूल वाली शाखा पर क्या प्रभाव पड़ा? दूसरी गिलास के फूल वाली शाखा पर क्या प्रभाव पड़ा? शाखा पर दिखाई देने वाली लाल और नीली स्याही तने का संवहन दर्शाती है। संवहन, ठीक है ना, को दर्शाती है। अब देखिए, तने का कार्य क्या होता है? इस क्रियाकलाप से हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल को संवहन करता है। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है ना। लाल एवं नीली स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। जितने भी जड़ में हमारे खनिज होते हैं, खाद होते हैं या जो भी उर्वरक होते हैं, वो तने के द्वारा ही सारे पत्तियों में जाते हैं। ठीक ना। जल तथा खनिज तने की पतली नालिका द्वारा तने की पतली नालिका द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं और इन्हें पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है। अब पत्ती के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। क्रियाकलाप 3। ठीक, क्या है? एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। पन्ने के नीचे रख देना है। चित्र अनुसार एक ही स्थान पर दबाकर पकड़िए। देख रहे हैं, एक ही स्थान पर यहाँ देखिए पकड़ा गया है। अपनी पेंसिल को तिरछे कागज में उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। देखिए, रगड़ा गया है तिरछे करके पेंसिल को। ठीक, ध्यान से देखिए, पत्ती का छाप बन जाता है। ठीक, पत्ते के ऊपर ही रगड़ना है ना।
क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? आइए पत्ती के विभिन्न भागों को समझते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णधार एक्सिल कहलाता है। जो तने के द्वारा जुड़ा रहता है उस भाग को क्या कहते हैं? पत्ती का वह भाग जो तने के द्वारा जुड़ा रहता है उसे पर्णधार कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक कहते हैं ठीक ना। पर्णफलक तथा पर्णधार के बीच में अब देखिए पत्ती और पर्णधार के बीच में डंठल नुमा भाग पर्णवृत्त कहलाता है। देखिए ये जो डंठल नुमा भाग है ये क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है, ठीक ना। आगे देखिए पत्ती में रेखीय संरचनाओं का सिरा कहते हैं। रेखीय संरचनाओं को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। जैसे कि देखिए ये जो रेखा रेखा जो दिख रहा है आपको, ये जो रेखा रेखा ये क्या है? सिरा है। क्या आपको पत्ती के मध्य में मोटी सिरा दिखाई देती है? बिल्कुल, ये जो मोटी सिरा है ये दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसे मध्य शिरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शाखाओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन, ये जो डिजाइन है इस डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। यदि हम डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है, देखिए डिजाइन कैसा है? दोनों ओर जाल जैसा है मध्य शिरा से, है ना। तो इसे जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं, है ना। घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है। इससे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? समानांतर है। घास में देख पा रहे होंगे आप, घास में समानांतर होता है, यहाँ जाल रूपी होता है, इसीलिए जो घास वाले को क्या कहते हैं? समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं, ठीक ना। और जो पत्तों में जो जाली जैसा होता है तो इसीलिए जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं, है ना। आगे पत्ती के कार्य क्या हैं? आइए क्रियाकलाप के माध्यम से पत्ती के कार्य को समझते हैं। क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री: कोई साग पौधा, पॉलीथीन की 2 पारदर्शी थैले, ठीक ना, तथा कुछ धागा लीजिए। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। जब धूप ज़्यादा हो तभी करिए, ठीक ना। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना है, ठीक ना। जो कि स्वस्थ हो और अच्छे से, जिसमें पानी भरपूर मात्रा में दिया गया हो पहले, और जो कि धूप में रखा हुआ हो, ऐसा पौधा को लेना होगा। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को धागे में बांध दीजिए। अब पत्ती वाला जो जिसमें ज़्यादा पत्ती है वैसे डाली को क्या कीजिए? धागा से बांध दीजिए, है ना। शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन अच्छा किसी पौधे को की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार, देख रहे हैं चित्र, यहाँ देख रहे हैं चित्र अनुसार पॉलीथीन की थैली से ढक कर धागे से बांध दीजिए। दूसरी पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों बाद अवलोकन कीजिए। दूसरे पॉलीथीन में क्या करना है? खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए, है ना। कुछ घंटों बाद अवलोकन कीजिए। क्या किसी थैले के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैले के में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? ठीक ना। किससे दिखाई देगी जल की बूंदें? इससे दिखाई देगी, ठीक ना, जिससे धागा से बांधा गया है पत्तियों के साथ। क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलिएगा, ठीक ना। क्रियाकलाप के बाद थैली जो आप बांधे हैं धागा पौधों पर, उसे हटाना मत भूलिएगा, अन्यथा पौधा मर जाएगा, ठीक ना। मरेगा नहीं, लेकिन वो वाला भाग उसका सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा। जल की यह बूंदें पत्ती
के जलवाष्प के रूप में निकलती है। पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है, ठीक ना। इस क्रिया को क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इन प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल विमुक्त करते हैं। पौधे भी क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल विमुक्त करते हैं, जल वाष्प के रूप में, ठीक ना। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है उसे अब देखेंगे हम लोग। पत्ती के सभी जीवधारियों, ठीक है, पृथ्वी के जितने भी जीवधारी हैं, जीव को धारण करने वाले जितने भी हैं पृथ्वी में, के लिए भोजन एकमात्र स्रोत हरे पेड़ पौधे हैं। देखिए, जितने भी पृथ्वी में जीवधारी हैं, जीवित लोग हैं, वो पेड़ पौधे ही एकमात्र स्रोत है भोजन के लिए। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा, सूर्य क्या करती है, प्रकाश जब होता है उस समय जड़ों द्वारा, जड़ से क्या करती है, भूमि से, जड़ से भूमि से, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषित खींच लेती है, ठीक है, करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पत्तियों में मौजूद हरे रंगों के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन मंड बनाते हैं, ठीक ना। तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और इसी प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को भी छोड़ा जाता है, ठीक ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया बातें। क्या होता है कि सूर्य की उपस्थिति में जड़ों से क्या करता है पौधा, जड़ों से भूमिगत जल को और खनिज लवण को अवशोषित करता है, ठीक है। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके क्लोरोफिल की जो पत्ते में हरे रंग होती है, हरे रंग के कारण जो क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति में भोजन बनाता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो यही प्रक्रिया होता ही रहता है ना। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिए, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया, वायुमंडल से, और जल जड़ से लिया, और प्रकाश सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक ना, मंड ये बनाया अपने भोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न कर दिया। कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेती है, ठीक ना, और जल लेती है जड़ के द्वारा वातावरण से, ठीक। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्ते में जो हरे रंग के कारण जो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह मंड बनाती है, ठीक ना, और ऑक्सीजन हमें देती है, ठीक। अब क्रियाकलाप 5 में चलते हैं। एक बीकर लीजिए, ठीक ना, देख पा रहे होंगे आप, बीकर यहाँ पर दिख रहा है आपको, बीकर दिख रहा है ना नीचे। बीकर लीजिए, उसमें पानी डालिए, पानी डाल दिया गया है। कोई जलीय पौधा जैसे हाइड्रीला को बीकर की पेंदी में रखिए। हाइड्रीला को बीकर के पेंदी में रखा गया है। जलीय पौधा मतलब जल के अंदर उगने वाला पौधा, ठीक ना। कीप को उलटकर उस पर रख दीजिए। देखिए, कीप को उलटकर उस पर रख दिया गया है, दीजिए। अब पानी से भरे परखनली को इस प्रकार रखिए कि उसमें हवा प्रवेश ना करे। देखिए, इस तरह रखिए कि हवा प्रवेश ना करे, है ना। पूरा उपकरण धूप में रख दीजिए। पूरा उपकरण को, ये पूरा सामान को क्या करना है, धूप में अब रख देना है। हम देखते हैं कि जलीय पौधे से गैस के बुलबुले निकल कर परखनली के ऊपरी हिस्से में जमा हो रहे हैं। ये पौधे से गैस के बुलबुले निकल के परखनली में जमा हो रहे हैं, देख रहे हैं छोटे छोटे बूंद, है ना। फलस्वरूप पानी का तल नीचे की ओर खिसक रहा है। देखिए, ये ऑक्सीजन ऊपर की ओर जा रहा है और पानी का तल नीचे की ओर आ रहा है। पानी नीचे घट रहा है, ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है। बुलबुला जितना बुलबुला ऊपर जा रहा है उतना क्या आ रहा है, पानी नीचे आ रहा है, ठीक। गैस से भरी हुई परखनली के मुंह को अंगूठे से दबाकर बाहर निकालिए। अब इसे अंगूठे से दबा करके बाहर निकालना है, ठीक ना। गैस से भरी परखनली को अंगूठे से दबा करके बाहर निकालना है। ऐसा दबाना है कि उससे गैस ना निकल पाए, ना पानी निकल पाए। जलती हुई तिल्ली या अगरबत्ती को परखनली के पास लाइए और परखनली का मुंह खोलिए। जलती हुई अगरबत्ती या परखनली का
उस जलती हुई अगरबत्ती या जलती हुई तिल्ली को क्या करना है, परख नली के मुंह के पास लाना है, जो कि हमने अंगूठा से दबा करके रखा है। ठीक, आप देखेंगे कि तिल्ली या अगरबत्ती की लौ तेज हो जाती है। जैसे ही उसे हम छोड़ते हैं तो वो तेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है, ऑक्सीजन से जलना और अधिक होता है ना। आप देखते हैं कि तिल्ली या अगरबत्ती की लौ जो जल रही थी वो तेज हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि परखनली में ऑक्सीजन गैस है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनती है। ठीक है ना। यहाँ देखिए पत्ता अपना भोजन बना रही है और वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन दे रही है। तो ऑक्सीजन इसमें जमा कर लिया गया और अंगूठे से बंद करके उसे किसी जलते हुए के पास लाया गया तो वो और अधिक से जलने लगा। और अधिक कैसे जलता है, ऑक्सीजन ज़्यादा हम लोग देते हैं तो और अधिक तरह से वो आग को पकड़ता है ना। आगे देखिए क्रियाकलाप 6, पत्ते का परीक्षण कर रहे हैं। पत्ते का परीक्षण कर रहे हैं। पौधे युक्त एक गमले को 2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। पौधा से भरा हुआ एक गमला को क्या करना है, 2 दिन के लिए अंदर कमरे में रख देना है। इस पौधे की एक पत्ती की आंशिक भाग को दोनों ओर काले कागज से ढक दीजिए। आंशिक आधे भाग को क्या करना है, काले कागज से ढक देना है, ढक दीजिए। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, है ना। अब इस पौधे को पूरे दिन एक सूर्य के प्रकाश में ढक दीजिए। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर काले कागज से ढक दीजिए और इस पौधे को पूरे दिन सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। जो पौधा का गमला हमने अंधेरे कमरे में रखा है, उसी गमले के पौधे से एक पत्ती लेना है और उसे धूप में रख देना है। और वो कैसे करके, काला पेपर दे करके उसमें ढक देना है, दोनों तरफ दे करके आधा भाग को ढकना है और रख देना है। ठीक ना। और पूरे दिन धूप में रख देना है। आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को छोड़कर शिक्षिका की सहायता से मंड परीक्षण कीजिए। अब देख पा रहे होंगे कि इधर क्या हो रहा है, मंड बना है ये दिख रहा है और यहाँ नहीं बन पाया है ये दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि धूप के उपस्थिति में हो पा रहा है और इधर धूप नहीं मिला इसलिए यहाँ नहीं हो पाया। ठीक ना। आवश्यक सामग्री, पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती एवं उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालिए। ठीक है ना, जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबे रहे। ठीक, डूबी रहे। इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। परखनली को क्या करना है, जल से आधे भरे बीकर में रख देना है। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब बीकर को इतना देर गर्म करना है जब तक पत्ती का हरा रंग खत्म ना हो जाए। ठीक ना। अब परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धो दीजिए। अब परखनली से क्या करना है, पत्ता को बाहर निकाल लेना है और अच्छे से पत्ती को धो देना है। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालिए। अब आयोडीन का विलयन मतलब आयोडीन का घोल कुछ बूंद डालना है उस पत्ती के ऊपर। आप देखते हैं कि पत्ती का रंग नीला या बैंगनी पड़ गया। पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, नीला या बैंगनी पड़ गया। इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है। ठीक ना। अगर वह पत्ती नीला या बैंगनी पड़ जाता है तो समझ जाइए कि उसमें क्या है, मंड है। ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मंड है, वो जो अपना भोजन वो खुद बनाती है। ठीक है। आगे देखिए, सावधानी, मंड परीक्षण में स्प्रिंट और बर्नर का प्रयोग होता है, अतः शिक्षक स्वयं इसे करके दिखाएं। ठीक। रोचक बातें, इन्हें भी जानिए। पत्तियों के फलक में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। देखिए ये फलक है, पत्ती का जो फलक है इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, हमें दिखता नहीं है, जो प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन
इससे ही क्या होता है, प्रकाश अपने अंदर सोखती है और जो जल जो है वाष्प के रूप में इसी छिद्र से निकलते हैं, ठीक है ना, इसी छेद से निकलते हैं। क्या कह रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन जैसी जैसी क्रियाओं का संचालन करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह धूप को लाती है और हवा पानी का भाप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, स्टोमाटा भी कहते हैं। इन्हीं रंध्रों द्वारा पौधे में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। इसी से पौधा सांस भी लेती है, जिससे वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान भी होता है। इसी से वायुमंडल का जो गैस होता है उसका आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, इसी से आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब बताइए, पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता होगा? पत्तियों तक कौन जल पहुंचाता होगा? जड़ से तना पहुंचाता होगा, है ना। जड़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। दिए गए चित्र, पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता होगा? जड़ पहुंचाता होगा। जड़ से तना में जाता है, तना से पौधों में जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए हम चित्र को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, है ना। दोनों प्रकार के पौधों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यह अंतर क्यों? देखिए, ये पौधा को देखिए और ये पौधा को देखिए, ये क्या हो गया है, रूखा सूखा है और ये हरा भरा है। सूखे पौधे को पानी नहीं दिया गया है और हरा भरा पौधा पानी प्राप्त करता रहा है, ठीक ना। पौधे का कौन सा भाग पानी को ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग पानी को ग्रहण करता है? यह भाग मिट्टी के अंदर होता है, इसे जड़ कहते हैं। पानी को कौन ग्रहण करता है? जड़ ग्रहण करता है। निम्न क्रियाकलाप के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक ना। कुछ क्रियाकलाप को देखते हैं और अधिक जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं। आवश्यक सामग्री क्या क्या लेना है, क्या क्या सामान लेना है, ठीक ना। जरूरी सामान, मक्का आप जान रहे हैं, मक्का, चना, सेम के बीज, कपड़ा, कांच की कटोरी या मिट्टी के छोटे गमले तथा जल लेना है। क्रिया विधि कहते हैं। गमले की मिट्टी में अथवा 2 कटोरियां लेकर उसमें भींगा कपड़ा रखकर कुछ सेम, चने और मक्के की भींगे बीजों को डाल दीजिए। गमले की मिट्टी और 2 कटोरी लेकर के क्या कीजिए, भींगा हुआ कपड़ा रखकर उसमें ये सब डाल देना है। सेम, चने और मक्के के भींगे हुए बीज को डालिए। प्रतिदिन अवलोकन कीजिए तथा यह भी ध्यान रखिए कि बीजों के अंकुरण के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है या नहीं, मतलब धूप अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, पानी सही मात्रा में वहाँ नमी है कि नहीं, है ना। ये सबको आपको ध्यान देना है। और वो कमरे के अंदर तो बंद नहीं है, ऑक्सीजन तो मिल रहा है, ये सब, ठीक है। आगे देखिए, क्या किया हम लोग, गमला में एक भींगा हुआ कपड़ा को रख करके और उस पर कुछ बीज डाल दिए हैं, ठीक ना। अब आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। बीज से नन्हा पौधा बनने तक प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन का अवलोकन कीजिए तथा उनके चित्र भी अपनी अभ्यास पुस्तक में बनाइए। देखिए, फर्स्ट दिन ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होता है, फिर इस तरह होता है, ठीक है। इनमें देखिए, मक्का ऐसा है, ये कैसे निकलता है, एक छोटा सा से ऐसा निकल करके ऐसा निकलता है, ठीक है ना। इनमें आपने जड़ों की वृद्धि को तो देख लिया। आइए अब इस देखें कि इनकी जड़ों की संरचनाएं, जड़ कैसे होते हैं। देखिए, जड़ दिख रहा है आपको नीचे, जड़ों की संरचनाएं एक जैसी ही होती है या इनमें अंतर होता है। हम देखते हैं कि मक्का की बीज के मूलांकर की वृद्धि कम लंबाई के बाद रुक जाती है, कुछ लंबाई के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है, ठीक है ना। जो जड़ होती है वो कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और वह अनेक शाखाओं के रेशों की तरह विभाजित हो जाती है। देखिए, रेशा की तरह विभाजित हो गया है, बट गया है। ऐसी जड़ें झकड़ा जड़, रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट कहलाती है, ठीक है। चना और सेम में मुख्य जड़ है और छोटी छोटी पसर्व जड़ें होती है। चना और सेम में मुख्य जड़ होती है, ठीक ना, एक मेन जड़ होता है और छोटी छोटी
पार्श्व जड़ भी होते हैं। ठीक, ये जड़ें गहराई तक जाती है और मूसला जड़ कहलाती है। ये जो जड़ें होती है चना और सेम सब में, ये गहराई तक जाती है। देखिए मुख्य जड़ है, ठीक है, मुख्य जड़ है और छोटी छोटी पसरवा है, मतलब इसके अगल बगल जो निकला हुआ है इसको पसरवा जड़ कहा जा रहा है, फाइब्रस ये, ठीक ना। ये गहराई तक जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। क्रियाकलाप 8 को देखिए, ये मूसला जड़ है, ये झकड़ा जड़ है, ये मक्का का है, ये चने का है। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका अवलोकन कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। हाँ देखिए, ये जो जड़ है, पत्ते में भी ऐसा ही आकार बना हुआ रहता है, एक मुख्य होता है सिरा और फिर साइड साइड में एक जालीनुमा होता है, पत्ते में भी और जड़ में भी देखने को मिल रहा है ना। समानांतर शिरा विन्यास वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं, समानांतर वाला का रेशेदार होती है और जलिका शिराविन्यास वाले पौधे जड़ें मूसला जड़ होती है। और जलिका वाला, जितने भी जल में उगने वाले का क्या होता है, मूसला जड़ होता है। देखिए ऐसा होता है, ठीक है। अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी को भरें। कौन सा पौधा का कैसा सिरा विन्यास के प्रकार है, जड़े का प्रकार क्या है, या वो मूसला जड़ है या झकड़ा जड़ है, ये सब लिखना है। झकड़ा, ठीक है ना, झगड़ा नहीं, झकड़ा। जड़ के कार्य, जड़ के क्या क्या काम होते हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी में स्थित रखती है। अगर जड़ नहीं रहेगी तो मिट्टी से पौधे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। जड़ें पौधों को मिट्टी से स्थिर रखती है। जड़ें भोजन का स्वयं संचय करती है। जड़ें क्या करती है, भोजन का भी संचय करती है, जमा करती है, भोजन को भी जमा करती है, संचय करती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फूल के बारे में, फूल के बारे में, ठीक है। 2 चित्र दिए गए हैं, देखिए चित्र देख रहे हैं आप, है ना। इनमें से कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं। आपका उत्तर निश्चित ही यहाँ पता चल रहा है कि ये कौन सा पौधा है, इस यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। चित्र बी होगा, ठीक है ना। इसे हम चित्र बी को हम भली भांति समझ पा रहे हैं कि ये क्या का फूल है, गुलाब का फूल है, ठीक है। बी में पुष्प भी दिखाई दे रहे हैं। पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। कोई भी पौधा का सबसे सुंदर और आकर्षक अंग क्या होता है, फूल ही होता है ना। जब फूल निकलता है किसी पौधे में बहुत सुंदर दिखता है, आकर्षक दिखता है। क्रियाकलाप 9 में देखिए, अपने परिवेश में उपलब्ध किसी खिले हुए पुष्प का अध्ययन कीजिए। अपने परिवेश मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर जितने भी दिखने वाले चीज़ें हैं हमारे चारों ओर, वो सारे परिवेश हैं हमारे, ठीक है ना। तो हमारे परिवेश के में उपलब्ध किसी खिले हुए पुष्प को, खिले हुए फूल को का अध्ययन कीजिए। उसका चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाकर नामांकित कीजिए। क्या कीजिए, उनको चित्र बनाइए और उसका नाम दीजिए। गेंदा, सूरजमुखी और गुलदाउदी एक पुष्प नहीं बल्कि पुष्प गुच्छा है। देखिए ये सब पुष्प नहीं है, ये पुष्प का गुच्छा है, पुष्प गुच्छा, ठीक है। इन्हें भी जानिए, गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी एक पुष्प नहीं है, ये फूल नहीं है, पुष्प का, फूल का गुच्छा है। पुष्प के अंग क्या क्या होते हैं, बाह्य दल और पंखुड़ी। बाह्य दल हरे रंग के होते हैं और कली की अवस्था में पुष्प की भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं। जब कली के रूप में रहता है, कली के जैसा रहता है, तो भीतरी अंग का सुरक्षा करता है, ठीक ना। हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, और हरे होते हैं जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। अब पंखुड़ी क्या होता है, पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है।
यह पुष्प का सबसे आकर्षक मतलब सबसे सुंदर भाग होता है। यह परागन के लिए कीटों को आकर्षित करता है, मतलब परागन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए उसके लिए परागन के लिए कीड़ों को आकर्षित करता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के पौधों में पुष्प के पंखुड़ी का संख्या और रंग भिन्न भिन्न होते हैं। हर प्रकार के पौधे में अलग अलग पुष्प होता है, पुष्प की पंखुड़ी होती है और रंग भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अपने परिवेश में उपलब्ध विभिन्न पुष्पों के चित्र पंखुड़ियों में रंग भरिए। देखिए अपने परिवेश में आसपास के चारों ओर में जितने भी उपलब्ध हैं फूल, ठीक है ना, उसका चित्र बना करके पंखुड़ियों में क्या करना है, रंग को भर देना है, ठीक। पुंकेसर, पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे अब। पुष्प के भीतर धागे जैसी रचना पुंकेसर कहलाती है। फूल के भीतर जो धागे जैसा जो संरचना होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ देख पा रहे होंगे आप ड्राइंग में, ठीक ना, उसे पुंकेसर कहते हैं। यह पुष्प का नर भाग होता है। ये क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेश्वर की ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, देखिए फूला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है, ठीक होता है। इसे पराग कोश कहते हैं, जिसमें परागकण होता है। ये पराग कोश होता है जिसमें परागन होता है। पराग कोश के नीचे भाग तंतु कहलाता है। परागकश परागकण का, देखिए परागकण ये है, अच्छा परागकण होता है, परागकोश ये परागकोश है। परागकोश का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है, ठीक ना। यह जो नीचे वाला भाग है उसको तंतु कहते हैं, ठीक। ये तंतु हो गया, ये परागकोश हो गया, और ये पूरा को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, ठीक। और इसी में परागन होता है ना। स्त्री केसर, अब स्त्री केसर क्या होता है देखिए। पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ये तो नर भाग हो गया, इसको पुकेसर कहते हैं, और नर मादा भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है, फूल के बीचों बीच में स्थित होता है, ठीक, बीच में। और ये पुष्प के भीतर धागे जैसा संरचना में रहता है। यह पुष्प के मध्य में स्थित रहता है। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, कहलाता है। देखिए इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय से लगी डंठल जैसी संरचना वर्तिका, और वर्तिका के आगे अग्रभाग मतलब आगे का भाग पर फूली हुई संरचना होती है। आगे के भाग कैसा है, फूली हुई वर्तिका पर है, ठीक है ना। हुई रचना काग्र कहलाती है। ये जो फूली हुई जो है इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और अंडाशय भी बीजांड का होता है। अंडाशय को हम लोग बीजांड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्रियाकलाप 11 को समझिए। ये हो गया वर्तिकाग्र, ये वर्तिका हो गया, ये अंडाशय हो गया। इसको अंडाशय को हम लोग बीजांड भी कह सकते हैं, ठीक। क्रियाकलाप 11, अंडाशय के अतिरिक्त संरचना के अध्ययन के लिए इसके चित्रानुसार काटिए। अगर और ज़्यादा अंडाशय के अतिरिक्त संरचना की अध्ययन मतलब ज़्यादा से और इसके अलावा अगर हम लोग संरचना को देखना चाहते हैं, उसका चित्र को देखना चाहते हैं, तो चित्र अनुसार इसको काटना है। अंडाशय की काट को सूखने से बचने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंदें डालिए। जितना बार काटिए उतना बार क्या कीजिए, जल की कुछ कुछ बूंदें डालते रहना है ना। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय के आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। आवर्धक लेंस लेना है और उससे अध्ययन करना है, देखना है, समझना है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं दिखाई देगी, यही बीजांड है। और जो अंडाशय में छोटी छोटी जो आपको संरचना दिखाई देगी वही बीजांड होता है। इन भागों के चित्र बनाइए, ठीक ना। अब उन भागों का क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है आपको, छोटा छोटा गोल गोल, वो बीजांड होता है, ठीक है ना। ये आपको लेंस से दिखेगा। क्या सभी फूलों में सभी भाग पाए जाते हैं, क्या किसी फूल में
इनसे भी अलग भाग होते हैं। वास्तव में सभी फूलों की संरचना हमेशा एक जैसे नहीं होती है। आप अगली कक्षा में इस संबंध में और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सभी फूल का संरचना बनावट एक जैसा नहीं होता है। चर्चा कीजिए। पौधे की देखभाल हेतु जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पौधे की जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। यही जागरूकता फैला सकते हैं कि बिना पौधे का ना हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा, है ना। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वायुमंडल में जो है वो ना उसे सोख पाएगा कोई भी चीज़, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। और मृदा अपरदन होता है, जैसे कि पेड़ जहाँ पर नहीं लगे होते हैं वहाँ का मिट्टी बरसात के दिनों में बह के चल जाता है, वो हो जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि वृक्ष के कारण पेड़ मतलब पानी सब बह के नहीं चले जा रहे हैं, तो वहाँ जलवाष्प बन रहा है, जलवाष्प बन के बादल बन रहा है, बादल बन के वर्षा हो रही है। तो वर्षा का भी कमी हो सकता है अगर पौधे ना हो तो जागरूकता फैलानी जरूरी है। मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह जल ही जीवन है वैसा पौधा भी जीवन है, ठीक है। आगे देखिए हमने क्या क्या सीखा। पौधे का वर्गीकरण किन्हीं उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है, ठीक है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। तने में क्या क्या होते हैं, पत्ती होती है, फूल होती है और फल होती है। सामान्यतः पत्ती में पूर्ण वृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में क्या होते हैं, पूर्ण वृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूप या समानांतर हो सकता है, ठीक है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है। वायु जल वाष्प को क्या करती है, वायु में निष्कासित करती है, मतलब निकालती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है एवं वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है, छोड़ती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण लेती, मतलब अवशोषण मतलब जल और मिट्टी को लेती है तथा पौधे को मिट्टी में जकड़े रहती है। पौधे को मिट्टी में जकड़े रहती है, अन्यथा वो हवा आने पर टूट जाएगी या बर्बाद हो सकती है ना। आगे जड़ें मुख्य दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़, जिसे झकड़ा कहते हैं हम लोग, ठीक ना। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले जड़ के रेशेदार होती है। पुष्प के विभिन्न भाग ब्रह्मदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर एवं अंडाशय होते हैं, ठीक। कुछ जड़ें भोजन का संग्रह भी करती है, जैसे कि क्या क्या, कुछ जड़ें भोजन का संग्रह भी करती है। क्या क्या, जैसे कि जो अंदर बैठते हैं, जैसे कि आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब, ठीक। जैसे कि गाजर। अब बच्चों की सहायता से विद्यालय में किचन गार्डन बनाने का प्रयास कीजिए। गार्डन में उगाए गए पौधे के माध्यम से हार्बेरियम, शाक, झाड़ी, आरोही लता, विसर्पी लता आदि का समझाना व्यवहारिक होगा, ठीक है ना, और समझाना भी है। दिए गए परियोजना कार्य में से अपनी पसंद में से कोई एक कार्य करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर दीजिए, ठीक है। किसी एक कार्य को आप लोगों को करना है, ऐसा कह रहा है। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर अब बनाते हैं, है ना। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन कीजिए, सही आंसर को आपको चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है, क्या पोटुस वृक्ष है, नहीं। पालक वृक्ष है, नहीं। सखुआ वृक्ष है, धान भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ग नंबर, ठीक है। देखिए सखुआ। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है, पौधा का कौन सा भाग या नहीं है। जैसे कि पुष्प तो पौधा का एक भाग होता है, पत्ती भी पौधा का एक भाग होता है, तना भी एक पौधा का भाग होता है, लेकिन झाड़ी क्या पौधा का भाग है, नहीं। वो तो झाड़ी खुद ही एक झाड़ीदार पौधा है, ठीक ना, उसका भाग तो नहीं ना है, तो घ नंबर आंसर होगा, झाड़ी। अब तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से
कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है? तना का मेन काम कौन नहीं है वो देखिए। जल का परिवहन, बिल्कुल जल का परिवहन करता है। शाखाओं का निर्माण, शाखाओं का निर्माण तना से ही होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या तना करता है? बिल्कुल नहीं। फूलों एवं फलों को संभालना ये तना का काम होता है, लेकिन ख नंबर नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण वह नहीं करता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आगे पुष्प का मादा भाग को क्या कहते हैं हम लोग? बाह्य दल कहते हैं, दल पुंज कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं या पुकेसर कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पौधे को खाली स्थान सहारा देता है, क्या सहारा देता है? जड़, है ना। क्या सहारा देता है? अच्छा, सहारा देता है, वो तो मिट्टी से स्थिर बनाए रखती है जड़, लेकिन सहारा देता है हमारा पौधे को कौन सहारा देता है? तना सहारा देता है, ठीक है। दूसरा, जड़ें दो प्रकार की होती है, एक क्या जड़ होता है और एक मूसला जड़ होता है। एक रेशेदार जड़ होती है जिसे जकड़ा कहते हैं, ठीक ना। दो प्रकार की जड़ होती है, एक रेशेदार और एक जकड़े जड़। पत्तियां पौधे के लिए खाली स्थान बनाती है, क्या बनाती है? भोजन बनाती है, ठीक है। अब पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। पत्तियों में जलिका रूपी शिरा विन्यास खाली स्थान वाले पौधे में पाई जाती है। जलिका शिलान्यास कैसे, कौन से पौधे में पाए जाते हैं? वे रेशेदार पौधे, रेशेदार वाले पौधे में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब खंड ख को काम करना है। खंड ख में, खंड क शब्दों को खंड ख में उसकी व्याख्या से मिलान कीजिए। यहाँ मैच करना है, मिलान करना है। मूसला जड़े, मूसला जड़े जो होती है वो जलिका, मूसला जड़े किसमें होती है? मूसला जड़े होगा आपका जल का अवशोषण करती है। मूसला जड़ क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। फूल क्या करती है? फूल एक जनन अंग है, ठीक ना। और हरी पत्ती क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। जड़ क्या करता है? जड़, जड़ आपका जलिका शिलान्यास, जलिका शिरा विन्यास है। और वृक्ष क्या है आपका? बरगद है वृक्ष, ठीक ना। यहाँ आपका उत्तर मैंने बना दिया है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे दूसरी पेज पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सही के लिए, सही और गलत के लिए गलत चिन्ह लगाकर गलत का चिन्ह लगाइए। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है, क्या पत्ती पौधा को सीधा खड़ा रखता है? बिल्कुल नहीं, तना रखता है। पत्ती पौधे को सीधा खड़ा रखती है? नहीं, ठीक। देखिए फर्स्ट में आपको गलत होगा, है ना। जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, जड़ क्या जल को पत्तियों तक पहुंचाती है? बिल्कुल सही, है ना। परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का एक भाग है, क्या ये स्त्री केसर का एक भाग है परागकोश? बिल्कुल नहीं, ये पुकेसर का है, ठीक ना, ये तो पुकेसर का है, ठीक। पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है, मध्य भाग में अंडाशय होता है, बिल्कुल सही। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, सही जवाब, ठीक ना। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पौधे में कौन कौन से अंग होते हैं? पौधे में क्या क्या अंग होता है? एक जड़ होता है, तना होता है, फिर फूल होते हैं, ठीक ना, शाखाएं होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया है क्या क्या होता है। जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती है, फूल होते हैं, फल होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? विसर्पी लता और आरोही लता क्या है? विसर्पी और आरोही लता क्या है? विसर्पी लता ऐसे पौधे जिनका तना कमजोर होता है और वे जमीन पर फैलते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जैसे कि कद्दू, तरबूज, ये सब। आरोही लता ऐसे पौधे जिनका तना कमजोर होता है और वे किसी सहारे से वे क्या करते हैं? आरोही मतलब ऊपर चढ़ते हैं, के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें आरोही लता कहते हैं, ठीक ना। जो जमीन में फैलने वाला विसर्पी, और जो ऊपर चढ़ने वाला किसी के सहारे से, वो क्या हो जाएगा आपका
आरोही लता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक ना, यही होता है प्रकाश संश्लेषण। हाँ, यहाँ प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल भी कह सकते हैं, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, पत्तियों के कार्य लिखिए, क्या क्या कार्य है? वाष्पोत्सर्जन करना, श्वसन करना और प्रकाश संश्लेषण के समय सूर्य के रोशनी को अवशोषित करना। ठीक है ना, शोषण, हाँ, अवशोषण करना। देखिए समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाना, वाष्पोत्सर्जन करना मतलब अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल देना। ज़्यादा अगर पानी हो जाता है पत्ता में तो अत्यधिक जो जल होता है उसे बाहर निकाल देना। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा गैसों का विनिमय, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना पत्तों से ही होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए। फूल का एक चित्र बनाना है, मूसला जड़ का एक चित्र बनाना है, पौधा का बनाना है, पत्ती का बनाना है। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु बहुत दुर्बल होता है, कमजोर होता है? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? हाँ, ये क्या है, मनी प्लांट है, अभी हमने पढ़ा था जो बोतल में था। ठीक ना, एक ऐसा पौधा है जिसका तना लंबा तो होता है लेकिन दुर्बल होता है, इसे आरोही लता वर्ग में रखा जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जलिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? किसमें जलिका रूपी? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, उड़ोल, ये सब किन निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? तो तुलसी में पाया जाता है, धनिया में पाया जाता है और उड़हुल के पत्तियों में जलिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। गेहूं, मक्का, घास समानांतर शिरा विन्यास होते हैं। ठीक ना, आप समझ सकते हैं कि जलिका वाला ऐसा होता है और इसमें ऐसे ऐसे निकले होते हैं, यहाँ मूल जड़ होता है, और जो आपका समानांतर शिरा है इसमें ऐसा होता है, जैसे कि किसी गेहूं में ऐसा रहता है। ठीक है ना, ऐसा ऐसा, जैसे कि रुकिए मैं बता रहा हूँ, ये हो गया आपका कौन वाला हो गया, ये आपका जलिका शिरा विन्यास। ठीक है ना, अब जो आपका होता है समानांतर वाला, ये ऐसा जड़ होता है। मान के चलिए कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है, उसका जड़ ऐसा ऐसा होता है, समानांतर। ठीक है, आगे, नीचे दिए गए पत्तियों के चित्र में शिरा विन्यास को दर्शाते हुए उनके प्रकार के नाम लिखिए। शिरा विन्यास को दर्शाना है और उसका नाम भी लिखना है। ठीक है ना, तो घास का कैसा होता है, समानांतर होगा। जैसे कि मान के चलिए घास है कोई, उसका कैसा रहता है जड़, शिरा विन्यास रहता है। ठीक है ना, समानांतर शिरा विन्यास रहता है। और पीपल का पेड़ तो जड़ मजबूत रहेगा। ठीक है ना, मूल जड़ इसमें होता है, तो मूल जड़ जिसमें रहता है उसको क्या कहते हैं, जलिका रूपी शिरान्यास। अच्छा, जलिका से ये भी समझ सकते हैं कि ये जल की खोज में बहुत गहरा तक जाता है, मूल जड़ से ये जल को नीचे से लाता है, ऐसा सोच सकते हैं। अब उड़हुल का फूल जलिका रूपी शिरा विन्यास, क्योंकि इसका भी मूल जड़ होता है और साइड साइड में छोटे छोटे रेशेदार जड़ होते हैं। ठीक ना, अब पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? अंडाशय स्त्री केसर के आधार पर मिलता है। आधार मतलब स्त्री केसर का भाग में जो निचला भाग है उस पे मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको वो जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, और आप रेगुलर जुड़े हुए रहिए। ठीक ना, नमस्कार। कि किसी भी बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी सा बोर्ड हो या कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट का बुक हो,
कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लैंग्वेज में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आपको चुटकी में, मतलब विदिन सेकंड आपको खोजना है, 1 सेकंड के अंदर में खोजना है, तो आप क्या कीजिएगा कि आपको आपका होम स्क्रीन में एक आइकन लाना होगा, एक विजेट लाना होगा, जैसे कि मैं आपको ला करके दिखाता हूँ, ठीक है? उसके लिए पहले क्या करना होगा कि आप जो होम स्क्रीन है उसमें होम स्क्रीन में क्या कीजिएगा कि आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, मतलब दबा कर रखिएगा, ठीक है? लॉन्ग प्रेस करने पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, इस टाइप का, वॉलपेपर, आइकन्स, विजेट्स, तो लेआउट, ये सब दिख रहा होगा। तो आप विजेट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? विजेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक ना? आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, गूगल। गूगल दिख रहा है। अब गूगल में ही एक ऑप्शन है, गूगल 4x1 क्विक सर्च बाय टेक्स्ट, वॉइस और कैमरा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं ये आपके होम स्क्रीन पर आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये होम स्क्रीन पर आपका आ चुका है, ठीक है? आ गया है। अब इसे क्या करना है आपको कि ये जो आपको आइकन दिख रहा है कैमरा के जैसा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह खुलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक ना, तो इस तरह का खुलेगा। आप इसे खींच सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप फोटो खींच लीजिए इसको, ठीक है? और आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कितना दूर का आपको चाहिए आंसर, और आप इसका आंसर आपको तुरंत ही गूगल पर मिल जाता है, देखिए, ठीक है ना? मैच द कॉलम मिल गया। अगर आप इसका डीपर नॉलेज चाहते हैं तो डीपर एआई मॉडल में आप डाइव कर सकते हैं, आपको और गहराई से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? पूरा डिटेल में मिल जाएगा, है ना? यदि आप पहले से फोटो खींच चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे कि ऐसा फोटो खींचने के लिए आता है, पहले से फोटो खींच चुके हैं आप, तो यहाँ पर जाइएगा, जैसे कि गैलरी का आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस गैलरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? तो इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ आपको दिख रहा होगा अलाउ एक्सेस, दिख रहा है अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? और आप यहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना? और आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो फिर इसे क्लिक कर देना है। कोई भी क्वेश्चन आप चूज करके उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप क्रॉप कर लीजिए, जितना जितना दूर का आपको यदि चाहिए उतना दूर आप क्रॉप करके, और आप क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक का मुझे चाहिए आंसर, तो मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा और आंसर खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। देखिए, सारा चीज़ का क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। यदि और डीप में यदि जानना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाइव डीपर इन एआई मॉडल, ठीक है? तो एआई के द्वारा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना? देखिए, यहाँ आपको मिनटों में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ये स्टूडेंट सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना? यदि आप किसी भी अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मान के चलिए संस्कृत बुक पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश किताब पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो किसी भी भाषा का यदि कुछ भी भाषा में है, मान के चलिए आप फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, उसका आपको हिंदी भाषा में निकालना है, ठीक है? कुछ भी भाषा आप पढ़ रहे हैं उसको आपको आपका जो नॉलेज है, आपको जो भाषा में आपका नॉलेज है वो भाषा में आप जानना चाहते हैं, तो कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या कीजिएगा, आप प्ले स्टोर में, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक ना? प्ले स्टोर में आप क्या टाइप कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, सर्च में जाइएगा और यहाँ टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट, गूगल गूगल ट्रांसलेट। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है? गूगल ट्रांसलेट क्लिक करने के बाद देखिए इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड है, जिसके कारण ये ओपन दिखा रहा है, आपका में इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं और इसे ओपन कर लीजिएगा, है ना? तो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल ट्रांसलेट, तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है? जैसे ही क्लिक करते हैं आप, और एक तो कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं, या यहाँ पर टाइप करके जो जिस भी चीज़ का आप अर्थ जानना चाहते हैं वो अर्थ निकाल सकते हैं, है ना? जैसे कि मान के चलिए डॉग, DOG, डॉग, डॉग का आप डॉग इंग्लिश है, ठीक है ना? डॉग इंग्लिश में होता है, उसका आप संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, ठीक है ना? संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं तो क्या होगा, कुकुरा, क्या होता है डॉग का संस्कृत शब्द, क्या होता है डॉग का संस्कृत शब्द कुकुरा, ठीक है? तो ऐसा पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कैमरा का आइकन दिख रहा है, ये कैमरा के आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना? जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक तो फोटो खींचने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप पहले से फोटो खींच चुके हैं, ठीक है ना, पहले से फोटो खींचे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? देखिए, इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा और आपको फोटो चूज कर लीजिएगा। जैसे कि इस आइकन पर आपने जैसे क्लिक किया, और फिर क्या कीजिएगा, अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? अलाउ एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो आएंगे उसको आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहला फोटो चूज कर लिया, ठीक है? चूज करने के बाद आपका चूज किया हुआ फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना? अब इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको जो भी सब्जेक्ट भाषा में आपको बदलना है, जैसे कि ये संस्कृत में है तो ये संस्कृत में है, आपको बदलना है हिंदी में, ठीक ना? हिंदी में बदलना है, तो ये संस्कृत से हिंदी में आ गया, ठीक है? अगर आप संस्कृत से इंग्लिश में बदलना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, देखिए इंग्लिश में हो गया, ठीक है? किसी भी भाषा में बदलना चाहते हैं उस भाषा में हो जाएगा, है ना? तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप स्टूडेंट सभी को आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना?
यदि आप किसी इंग्लिश को आप हिंदी में बदलना चाहते हैं तो उसे भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस। क्या करना है, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है और फोटो चूज कर लेना है, या डायरेक्ट भी आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ कोई भी फोटो, इंग्लिश का कोई भी पेज, जैसे इसे मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा चूज किया हुआ सारा इमेज आ गया है, तो हम फिर से एक बार चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद देखिए ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश कर देंगे क्योंकि ये इंग्लिश में है, और इंग्लिश का को हम संस्कृत में बदलना चाहते हैं तो संस्कृत में टाइप कर देंगे तो संस्कृत में बदल जाएगा। अगर इंग्लिश का को हम अगर हिंदी में बदलना चाहते हैं तो ये हिंदी में बदल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में हो गया है। तो इसी तरह आप हेल्प ले सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का, ठीक है।